नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। शुरुआत कर रहे हैं आज भूगोल के दूसरे चैप्टर को। पहली वीडियो आ चुकी है, भूगोल के बारे में बताया था भूगोल क्या है। आज भूगोल के दूसरी वीडियो में कुछ और समझेंगे। आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और ये पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से कैसे बनाई गई, कैसे माना गया, इस बारे में हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को आप देखते हैं, पूरा देखें कृपया, और लोगों को शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उस तक ये पहुँचेगी। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि बात आती है कि पृथ्वी की। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी, लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है। वास्तविक रूप में पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी जो है चपटी हुई है, जिसे हम जियोइड आकृति बोलते हैं, उसे हम जियोइड आकृति बोलते हैं। पृथ्वी जो है वास्तव रूप में वो चपटी हुई है। कैसे चपटी हुई है? पृथ्वी के ऊपर जो है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और पृथ्वी का जो नीचे का जो बिंदु होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर आप एक बैलून लीजिए, एक गुब्बारा लीजिए, और गोल गुब्बारा होना चाहिए, सामान्यतः लंबे कई भी प्रकार के आते हैं, तो आप गुब्बारा लीजिए, उसको फुलाइए, और उसके जो दो सिरे हैं उसको पकड़ के ऐसे प्रेस कीजिए। ऐसे प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे जो ऊपर का हिस्सा वो चपटा हो जाएगा, और जो नीचे का हिस्सा जो है वो चपटा हो जाएगा, और बीच से जो क्या पृथ्वी ऐसे बैलून ऐसे फैल जाएगा। इस प्रकार की हमारी पृथ्वी है। मतलब ऊपर का जो ध्रुव है वो चपटा हुआ है, और नीचे का जो ध्रुव है वो चपटा हुआ और बीच का फैला हुआ है। ये हमारी पृथ्वी की आकृति है। ये हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। तो अक्षांश क्या होता है कि अक्षांश से हमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी के तापमान के बारे में जानकारी होती है कि कहाँ कितना तापमान पृथ्वी पर होगा। ये हमें अक्षांश रेखाएं बताती हैं। इसलिए हमें अक्षांश रेखाएं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आइए समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये माना पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को दो भागों में बराबर दो भागों में डिवाइड करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत वृत्त बोलते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री होता है। ठीक है, जो 0 डिग्री होता है। अब ये पृथ्वी है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये 0 डिग्री है। ठीक है, इस ऊपर के हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये गोलार्ध है पूरा, ये डिवाइड कर दिया तो ये आधा गोलार्ध हो गया। इस ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे के हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं ध्रुव पर, और यहाँ से फिर नीचे दक्षिण ध्रुव तक 90 डिग्री तक जाएंगे। 90 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, हमने बताया 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से बताया। ये क्या है? ये वाले उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये वाले जो अक्षांश है ये दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा, बात आती है कि अक्षांश होते कितने हैं। अक्षांश होते हैं 181, मतलब 181। कैसे? ये हमारा विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगे। एक हमने तो 20-40 बता दिए हैं, और इतने बना भी नहीं पाएंगे हम, समझ नहीं पाएंगे आप फिर, क्योंकि 90 लाइनें होंगी। मतलब 1 डिग्री ऐसे, 2 डिग्री ऐसे, 3 डिग्री ऐसे, 4 डिग्री ऐसे, इस टाइप से हम बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री ऊपर बनेगी। ठीक है, नीचे कितनी बनेगी? नीचे भी भाई 90 डिग्री बनेगी। अब 90 ये हो गई ऊपर वाली, 90 हो गई नीचे वाली, और एक जो ये 0 डिग्री है ये भी तो एक अक्षांशी है। तो क्या इसको भी जोड़ेंगे तो कितने अक्षांश होंगे हमारे? 181 अक्षांश हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि इनका कार्य क्या होता है। ताप का कैसे हम समझते हैं कि ये जो अक्षांश हैं ये तापमान के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, उसके बारे में समझेंगे हम कि
0 डिग्री पर विषुवत होता है। ये ग्राफ छोड़ दीजिए आप, ये इस ग्राफ पे आइए, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड फिगर है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है, ठीक है। अब उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये हमने लिखा है उत्तरी क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। फिर उसके बाद में 66.5 डिग्री मतलब 6/2 डिग्री को हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं या फिर आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये भाई हो गया। अब 0 डिग्री के विषुवत रेखा के नीचे वाले देखो, 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि तापमान, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह वर्ष में एक बार 0 डिग्री पर पूरा विषुवत रेखा पर पूरा सीधा सीधा पड़ता है, ठीक है, पूरा सीधा सीधा पड़ता है। इसको बताएं, हाँ। तो ये 23.5 डिग्री ऊपर है, 23.5 डिग्री नीचे है। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी रेखाएं मतलब सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्ण माने क्या होता है? गर्मी, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की क्या बात होती है कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब यहाँ पर सूर्य की सीधी नहीं तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। कैसे पड़ेंगी? ऐसे तिरछी किरणें पड़ेंगी, सीधी नहीं पड़ती। तो सीधी नहीं पड़ती हैं तो वहाँ भाई ठंड भी होगी और गर्मी भी होगी। और विषुवत रेखा पर जितने भी देश हैं वहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जहाँ जहाँ मतलब विषुवत रेखा जिस देश से गुजरती है उस देश में ज़्यादातर काले लोग पाए जाते हैं और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच को क्या कहते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध, शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्मी। यहाँ पर मतलब गर्मी और ठंड दोनों होते हैं, ठीक है। ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव होता है ये होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री का जो उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, इनके बीच को हम कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंड होती है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ पाई जाती है, यहाँ पर आपको गर्मी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 0 डिग्री के नीचे की बात। 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा, सब जानते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री बता चुके हैं कि इसके बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के बीच को कहते हैं दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या था? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यह है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब 66.5 डिग्री और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री का। तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव के बीच में मतलब 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? दक्षिणी शीत कटिबंध। मतलब 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के मतलब ये जो ध्रुव है इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। इसमें भी सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है, सिर्फ ठंड पाई जाती है, गर्मी नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये हो गया आपका तापमान के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो तापमान के बारे में जानकारी देता है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अब बात करते हैं पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी जो है वो जिस तरीके से हमने बनाया है इस तरीके से नहीं है। पृथ्वी, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जैसे ऑफिसेस में रखते हैं, हम लोग ऑफिस में रखते हैं ग्लोब, तो ग्लोब होता है उस पर पूरा वर्ल्ड मैप बना होता है, मगर वो इस टाइप से
तिरछा होता है इस टाइप से, और यहाँ पर ग्लोब लगा होता है, मतलब इसके अंदर एक डंडी सी पड़ी होती है, उसके ऊपर ग्लोब होता है, और ग्लोब हल्का तिरछा स्टैंड होता है। इसका मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वो अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब आते हैं देशांतर पर। देशांतर में क्या है कि देशांतर से हमें समय का ज्ञापन होता है, मतलब हमें देशांतर से समय की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? देखिए, देशांतर को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर है? देशांतर की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वह इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। मतलब कि 1884 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये कहा गया कि ऐसा हो कि पूरे विश्व का, जैसे हमारे पूरे भारत का एक जगह से टाइम नियत होता है 82.5 डिग्री से, इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है रेखा, वहाँ से पूरे भारत का समय फिक्स होता है। इसी तरीके से सोचा कि अगर पूरे विश्व का अगर एक मानक समय रखा जाए तो पूरे विश्व में समय की गणना करने में बहुत आसानी होगी सब लोगों को। ठीक है, तो इसलिए 1884 में क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच में जो रेखा गुजरती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया और उसे 0 डिग्री माना गया। मतलब कि इस जो यहाँ से काल्पनिक रेखा हम बता रहे हैं आपको, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और इसके पूर्व में जब आप चलेंगे तो आप क्या करेंगे, +4 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, पर डिग्री 4 मिनट आप बढ़ जाएंगे। इसके पूर्व में जितने भी देश हैं वो पर डिग्री 4 मिनट बढ़ जाएंगे, उनका समय बढ़ जाएगा। और इनके पश्चिम में जो भी देश हैं वो पर डिग्री 4 मिनट घट जाएगा उनका समय। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना बताया हमने? 4 मिनट। 15 डिग्री में 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो कुल मिला के कितना हुआ? 15 डिग्री अगर दूर है कोई देश ग्रीनिच से तो वह 1 घंटा आगे हो जाएगा पूर्व में। 1 घंटा, मान लीजिए कि इंग्लैंड है आपका, इंग्लैंड का ग्रीनिच है, इंग्लैंड में कोई क्रिकेट स्टार्ट होता है, वह स्टार्ट होता है आपका 12 बजे। 12 बजे आपका क्रिकेट स्टार्ट होता है कि 12 बजे से दोपहर में मैच दिखाया जाएगा। ठीक है, अब 15 डिग्री दूर यहाँ पर एक देश है पूर्व में, 15 डिग्री दूर एक देश है, तो वहाँ क्या होगा? 15 डिग्री दूर है तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 60 मिनट डिफरेंस आ जाएगा। तो जब 15 डिग्री दूर एक देश है तो 12 बजे जो इंग्लैंड में मैच स्टार्ट होगा, वही मैच उस देश में जो 15 डिग्री पूर्व में दूर है वो 1 घंटा लेट में स्टार्ट होगा, अर्थात 1 बजे स्टार्ट होगा। क्योंकि यह जो 15 डिग्री पर जो देश बसा हुआ है वह 1 घंटा इंग्लैंड से समय आगे है उसका। ठीक है, अब ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम में हम आते हैं, ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम में आते हैं तो प्रति डिग्री 4 मिनट घट जाएगा, प्रति डिग्री 4 मिनट घट जाता है समय। तो 15 डिग्री में कितना घट जाएगा? 60 मिनट घट जाएगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा घट जाएगा। तो अगर इंग्लैंड का मैच 12 बजे स्टार्ट होता है तो जो कंट्री पश्चिम में 15 डिग्री दूर है वहां पर वह मैच 11 बजे ही स्टार्ट होगा उसके समय में। वो इंग्लैंड के समय 12 बजे स्टार्ट होगा, पर जो वो पश्चिम में 15 डिग्री दूर है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा उसका समय पीछे हो जाएगा। अगर पूर्व में जाते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाएगा और पश्चिम में जाते हैं तो 1 घंटा घट जाएगा 15 डिग्री पर। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया? कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि 1 डिग्री पर पूर्व में जाने पर 1 डिग्री पूर्व में +4 मिनट होता है। ठीक है, और 1 डिग्री पश्चिम में
4 मिनट होता है, ठीक है, -4 मिनट होता है। अब बात करते हैं कि ये भाई इनका हो गया। अब बात करते हैं कि देशांतर, देशांतर कितने होते हैं। देशांतर, जैसे हमने आपको अक्षांश बताया, अक्षांश 181 होते हैं, देशांतर कितने होते हैं, देशांतर होते हैं 360। कैसे, ये 0 डिग्री है, यहाँ से हम घूम के जाएंगे, ये 90 तक हमने बनाया, तो ये ग्लोब हमने एक तरफ का ग्लोब दिख रहा है, इसके पीछे भी तो है, पूरा ग्लोब दिखेगा भाई, पूरा तो हम इसमें दिखा नहीं सकते ना ग्लोब को बोर्ड पर, तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री इसके पीछे, ये जो घूम के इधर इधर आएगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो 180 हो गया, ये 180 डिग्री घूमा पूरा, 180 डिग्री देशांतर बने इसके। अब ये 180 डिग्री कितने हो गए पूर्व में, और इधर भी जाएगा ये, तो 90 डिग्री ये और फिर इसके पीछे ग्लोब के घूम के आएगा, ठीक है, यहाँ तक, तो ये भी 90 डिग्री, तो 180 डिग्री ये भी हो गया। तो कुल कितने देशांतर हो गए, 360। और दोनों कहाँ मिलेंगे आकर, इस 180 इस एक, ये जो दोनों मिलेंगे, ये दोनों एक ही जगह आकर मिलेंगे, ये दोनों एक ही जगह आकर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दो देशांतर होते हैं, जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है। अक्षांश की हमने बता दी 111 किलोमीटर होती है, पर देशांतर की बात करते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी, 111.3 किलोमीटर होती है दो देशांतर के बीच की दूरी, ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं कि ये दो देशांतर होते हैं, इनकी दूरी कितनी होती है बीच में, 111.3 किलोमीटर होती है। और कहाँ पर होती है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। जैसे ही देशांतर ध्रुवों की ओर आते हैं वैसे ही इनकी दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर आकर इनकी दूरी शून्य हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ध्रुवों पर आकर इनकी दूरी शून्य हो जाती है। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं मानक समय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है, मतलब कि भारत की जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, वो ग्लोब में कहाँ फिट होता है, इसको समझेंगे। ये हमने ग्लोब बनाया पूरा, ये 0 डिग्री बनाया, ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो 8 डिग्री ये बनाया हमने, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट ये बनाया, अक्षांश बना रहे हैं। और फिर देशांतरीय विस्तार कितना है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ज्वाइंट होगा, उसके बीच में जो घेरा बनेगा, जैसे ये देशांतर बनाए, ये अक्षांश बनाए, तो उसके बीच में कौन सा क्षेत्र बनना है, ये बन रहा है, तो यही हमारा इंडिया है। हमारे ग्लोब में इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो कि झारखंड की राजधानी जो रांची है वह कर्क रेखा पर ही स्थित है, ऐसा आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है गोहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और कैप कैमोरिन बोला जाता है। और सबसे ऊपर कश्मीर, उत्तरी, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है कश्मीर भारत का, ठीक है। ये आपका चारों तरफ देख लिया आपने। अब बात करते हैं मानक समय की। भारत का मानक समय क्या है, भारत का मानक समय क्या है। भारत का मानक समय जो है वह है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या है, ये भारत का मानक समय है। अब ये मानक समय तय कैसे किया गया, ऐसे तय किया गया कि गुजरात का द्वारका और असम का डिब्रूगढ़, असम का जो डिब्रूगढ़ है, उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है समय का, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जो असम का डिब्रूगढ़ है, गुजरात का द्वारका है, उसमें 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है।
अब इस अंतर को समाप्त करने के लिए, इस अंतर को समझने के लिए, मतलब इस अंतर को कम किया जाए, ऐसे क्या कर सकते हैं? तो किया गया ये कि भारत के जो एक भारत का एक मानक समय माना जाए जिससे पूरे भारत का समय तय किया जा सके। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए ये किया गया कि 82.5 डिग्री जो है उसको भारत का मानक समय माना गया। और यह मानक समय जो है, यह 82.5 डिग्री है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। यह जो मानक या देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, याद रखना देशांतर रेखा है, ये अक्षांश नहीं है। 82.5 डिग्री क्या है? यह मानक समय क्या है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हर देश के मानक समय अलग अलग हैं और हर देश में एक से कई ज़्यादा भी मानक समय हैं। हमारे रूस में 11 मानक समय हैं, रूस में 11 मानक समय है। और ये जो हमारा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट को बताता है। 1 डिग्री देशांतर जैसे आप पार करेंगे मतलब कि वो 4 मिनट आपका क्रॉस कर देगा। तो इसको क्रॉस करेंगे तो आपका करीब 5 घंटे और 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे आपका 82.5 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इंग्लैंड का ग्रीनिच है, इंग्लैंड का ग्रीनविच है, वहाँ से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। जब आप मोबाइल में कुछ सेटिंग करते हैं समय की तो उसमें लिख के आता है GMT 5:30 + 5:30, ये लिख के आता है। तो GMT का मतलब क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम, मतलब कि ग्रीनविच से ये 5.5 घंटा आगे है। अब बात करते हैं हमने अक्षांश पढ़ लिए, देशांतर पढ़ लिया, भारत का कहाँ पर है ग्लोब में वो भी पढ़ लिया है, ताप वाले क्षेत्र पढ़ लिए हैं, मानक समय पढ़ लिया है हमने, और रूस में 11 मानक समय है ये बता दिया आपको। इलाहाबाद के नैनी से हमारा मानक समय गुजरता है, हमारे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। ठीक है, ये सारा हमने समझ लिया। फिर बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही मतलब बहुत ही इसको कंप्रेस करके, मतलब कम शब्दों में आपको बताने की मैंने कोशिश की है। वरना अगर ये मैं लिखने लगता तो ये आपका बहुत ही लंबी वीडियो बनती जो कि आपका समय बर्बाद करती। मैंने सोचा कि आपका समय बचाया जाए और इसको अच्छा किया जाए और कम समय में आपको अधिक जानकारी दी जाए। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करें, जिसके पास जिसको ज़रूरत है इसकी उसके पास पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।